तो हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं बहुपद के प्रकार और शून्यक। इसमें आपको बहुत सारे मैथ के बारे में पता चलेगा। और आज हम बात करने वाले हैं कि कितने प्रकार के बहुपद होते हैं और उनके कितने शून्यक होते हैं। बहुपद यानी कि बहुपद को जो बांटा गया है वो दो ही आधार पर बांटा गया है। तो हम कह सकते हैं कि बहुपद को कितने आधार पर बांटा गया। तो बहुपद को दो आधार पर बांटा गया। सबसे पहले जो पहला आधार था बहुपद को बांटने का वो था पद के आधार पर। यानी कि बहुपद को पद के आधार पर पहले बांटा गया, यानी कि एक पद, दो पद, तीन पद। इसी तरह बहुपद को पद के आधार पर बांटा गया। फिर हम बात करेंगे कि घात के आधार पर, घात के आधार है ना, और पद के आधार। यानी कि बहुपद जो है, बहुपद को दो भागों में बांटा गया। पहले को जो है पद के आधार पर बांटा गया, फिर घात के आधार पे। यानी कि पहले जो बार बांटा गया उसको पद को आधार माना गया और अगला जो बांटा गया उसको घात में आधार को माना गया। तो हम देखेंगे कि नंबर 1 पद के आधार पे, नंबर 2 घात के आधार पे। और ये बहुपद के बांटने का दो आधार है। ये बहुपद के दो प्रकार नहीं है, ये बहुपद को बांटने के दो आधार है। यानी कि जब हम किसी चीज़ को अलग करते हैं ना, तो हम किस आधार पे उसको अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम इसे दो भागों में अलग किए हैं। अब सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि कितने पद आधार पर बांटा गया है और कितने घात के आधार पर बांटा गया है। तो हम एक ही वीडियो में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आप अंत तक बने रहिए वीडियो पे और एक अच्छी तरीक़ा से कॉपी और कलम ले लीजिए ताकि आप उसे अच्छी तरह कॉपी और नोटबुक में लिख सकें। तो हम देखते हैं पद के आधार पे। पद के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार है। नंबर 1, नंबर 2 यहाँ दे देते हैं, और नंबर 3। फिलहाल हम नंबर 1 पे बात करते हैं। एक पदी, एक पदी बहुपद। यानी कि एक पदी के कहने का अर्थ ये हुआ कि वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद हो और एक पद के अलावा कोई भी पद ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम बोलेंगे कि एक पदी बहुपद, यानी कि वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद हो, एक पद के अलावा उसमें और कोई पद नहीं हो, वो बहुपद एक पदी बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक पदी बहुपद हो गया। इसमें जैसे हम ध्यान देंगे +6, ठीक है, या +6 हो गया। देखिए किसी भी संख्या के सामने में उसका चिन्ह लिखा रहता है, ठीक है ना, लेकिन हम प्लस को नहीं लिखते, सिर्फ माइनस को लिखते हैं, ठीक है। यह बात बहुत ज़रूरी है आप सबों को जानने के लिए कि कहीं भी कोई अक्षर या अंक दिखे तो आपको पता हुआ जाना चाहिए कि उस संख्या के जो पहले लेटर, जैसे मान लीजिए कि 7 लिखा हुआ है, तो अभी देखिए इसके सामने में कोई चिन्ह नहीं लिखा गया, ठीक है ना। तो इसको हम मानेंगे कि ये हमेशा प्लस में है। माइनस को हम लिखते हैं और प्लस को हम नहीं लिखते हैं। इसी तरह हम बहुपद में चेक करेंगे। सबसे पहले एक पदी बहुपद को देखेंगे। सबसे पहले हम एक पदी बहुपद को देखेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद हो, जैसे कि 6x, फिर आगे आपका हो गया 7x + 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया। ये सब जो बहुपद है ये सिर्फ और सिर्फ एक पदी बहुपद है, ठीक है। यानी कि इसमें पद की संख्या एक है। देखिए ये अकेला एक पद हो गया, ये अकेला एक पद हो गया, ये अकेला एक पद है, ये अकेला एक पद है। इसी तरह के बहुपद एक पदी बहुपद कहलाते हैं, ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं अगला पॉइंट पे, नंबर 2 पे। नंबर 2 पे द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। इसे हम इस तरह जान सकते हैं कि वैसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या 2 हो, यानी कि अधिकतम पद 2 हो और 2 से ज़्यादा पद नहीं हो। द्वि का मतलब 2 होता है और पदी का मतलब पद होता है। यानी कि वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो वह द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। तो हम इस द्विपदी के बहुपद के बारे में जानेंगे कि इसका एग्जाम्पल किस तरह आएगा। जैसे मान लीजिए कि इसका एग्जाम्पल आएगा ax² + b। आप यहाँ इस तरह देखेंगे कि ये जो बहुपद है इस बहुपद में 2 ही पद है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पद हो गया और इसके आगे यहाँ एक पद हो गया। यानी कि एक पद ये और एक पद ये एक पद एक हो गया, ये 2 हो गया, यानी कि पहला पद यहाँ, दूसरा पद यहाँ। तो इस बहुपद में टोटल कितने पद है, तो 2 पद है। आपको जो एग्जाम में आएगा ये एक पदी द्विपदी बहुपद के आधार पर भी आ सकता है और घात के आधार पर भी पूछ सकता है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
ये जैसे इसका हम सिंपल से एग्जांपल एक और लेंगे तो 6x² + 7, यानी कि ये देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि ये दोनों पद अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखिए यहाँ पहले आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा। जैसे मान लीजिए कि 7x² है और +x² है, इसको आप लोग द्विपदी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो x² है और यहाँ पे भी x² है, यानी कि 7x² और प्लस 1x², ये दोनों मिलके अपने आप 8x² बना लेगा। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो पूरा है ये पूरा का पूरा एक पद कहलाएगा, ना कि दो पद। यहाँ देखिए यहाँ पे दो पद था, ठीक है ना, लेकिन इसको हल करने के बाद ये एक पद बन गया, इसीलिए हम इसको एक पदी बहुपद ही बोलेंगे, ऐसा ना कि इसको दो पदी बोल देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर यही इसी के जगह पे अगर हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे, स्क्वायर मान लीजिए हम नहीं लिखते हैं, तो मेरा ये जो है ये ऐड नहीं होगा, यानी कि ये जोड़ नहीं होगा। यहाँ पे 7x² तो पहले है ही और बाद में सिर्फ x लिखा गया है, और ये कभी आपस में जुटेगा नहीं, इसीलिए इसे हम द्विपदी बोलेंगे। अगर आपको कहीं पे भी वीडियो या सवाल कोई समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसी का सॉल्यूशन अगले वीडियो में हम बना सकें। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास का लाभ उठा सके। तो हम द्विपदी समझ चुके हैं कि वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम दो पद हो, ना दो से कम हो ना दो से ज़्यादा हो, सिर्फ और सिर्फ दो ही पद हो। तो फिर जैसे अगला मान लेते हैं हम कि 6x + 7, ये भी देखिए ये भी दोनों पद अलग अलग है, ना इसे हम जोड़ सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं, इसलिए ये द्विपदी में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम त्रिपदी बहुपद को देखेंगे। नंबर 3 पे मेरा आ गया त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, देखिए त्रिपदी बहुपद का मतलब होता है कि त्रि मतलब तीन और पदी मतलब पद, यानी कि वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 पद हो, ना ही 3 पद से अधिक हो ना 3 पद से कम हो, तो उसे वैसे बहुपद को हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 6x³ + 7x² - 9 है, तो इसमें हम एक बात को ध्यान से देखेंगे कि ये जो मेरा बहुपद है, ये देखिए ये पूरा का पूरा भाग अलग है, ये पूरा का पूरा भाग अलग है, और ये मेरा 9 भी अलग है, यानी कि ये किसी भी हाल में ना तो जुटेगा ना तो घटेगा, इसीलिए हम इसे एक पद कहेंगे, इसे दूसरा पद कहेंगे और इसे हम तीसरा पद कहेंगे, ठीक है। और अगर आपको कहीं भी मिल जाता है 6x² मिलता है, फिर मिलता है x³ मिलता है, फिर 5x² मिलता है, तो इस तरह के बहुपद को आप सबसे पहले सरल कीजिएगा। सरल करने का तरीका ये है कि हमें सिर्फ घात देखना है, यानी कि चर और अचर का घात देखना है, ये चर और ये अचर। यहाँ पे देखिए पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2, यानी कि ये 6x² और 5x² दोनों मिल के 6 × 5 = 11x² बना लेगा, और ये जो है प्लस का x³ हो जाएगा। तो इस तरह हम समझेंगे कि ये जो बन के आया ये आखिर में हल करने के बाद दो ही पद आया, इसीलिए ये द्विपदी कहला जाएगा। और वैसे पद जिसमें पदों की संख्या 3 हो, ना आपस में जुड़े ना आपस में घटे, इस तरह के बहुपद को हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे तो आपका जोड़ने के बाद 2 आ गया, इसीलिए ये मेरा द्विपदी हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा, ठीक है। और अभी हम पढ़ रहे हैं त्रिपदी बहुपद। इसी तरह का क्वेश्चन आपको दे देगा, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम बिहार बोर्ड में पूछ लिया और पूछ लिया कि बताइए कितने पदी बहुपद है, तो आप वहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, सबसे पहले इनको सरल कीजिएगा, उसके बाद जितने पद आएंगे उतने पद आप आंसर दीजिएगा। और त्रिपदी का हम देख लेते हैं 2-4 और, जैसे 4x + 6 + x²। इस तरह के बहुपद ना तो कभी जुटेंगे ना तो कभी घटेंगे, इसीलिए ये। अगला हम देखते हैं 6x³ + 7x² + 2। सबसे मेन बात, यानी कि सबसे अच्छी बात आप ध्यान में ये रखिएगा कि कभी भी हमें इस पद, अगर हम पद के आधार पर बहुपद को गिनेंगे ना या देखेंगे ना कि कितने पदी है कितने पदी हैं, तो उसमें हम घात को नहीं देखेंगे। हमें x³ रहे, 4 रहे, 5 रहे, कोई मतलब नहीं है। हमें x पर पावर कितने भी रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ पद गिनना है कि इसमें कितने पद है। यहाँ पे 3 पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, और तीनों पद आपस में ना तो जुड़ रहे हैं ना ही घट रहे हैं, तो इसी तरह के बहुपद त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। अभी हमने देखा कि बहुपद को पदों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। उनको पहचानने का हम नियम देखें। अभी हम देखेंगे कि घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया, ठीक है ना। तो घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है,
तो सबसे पहले घात के आधार पर भी 3 ही तरह से बांटे गए हैं। जिस तरह पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी था, उसी तरह घात के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। यानी कि टोटल अगर हम कह सकते हैं कि बहुपद के कितने भाग हैं, तो हम 3 बोल देंगे पद के आधार पर और 3 बोल देंगे घात के आधार पर। ये तीन दोनों भाग मिलके 6 बहुपद बनाते हैं। यानी कि टोटल जो बहुपद है उनकी संख्या 6 है, ठीक है ना। यानी बहुपद को 6 भागों में बांटा गया है। अभी हम देखेंगे एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद का अर्थ होता है कि वैसा बहुपद जिसमें घात एक हो, और एक पदी का अर्थ होता है कि वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो। पद और घात में अंतर है। पद मतलब कितने बार लिखे गए हैं, यानी 4 अक्ष 6 अक्ष, ये पद कहलाता है मेरा, एक पद 2 पद, ये पद कहलाता है। लेकिन घात मेरा ये कहलाता है ऊपर का, यानी कि चर पे कितने पावर है वो घात। यानी कि ये पूरा का पूरा एक पद हो गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये पूरा का पूरा एक पद हो गया, और ये जो ऊपर में है, ये ऊपर में यहाँ पे एक्स के ऊपर में जो लिखा हुआ है, ये मेरा घात हो गया, ठीक है ना। और घात हम जब भी देखेंगे चर का देखेंगे। अभी तुरंत हम आपको बताएंगे चर और अचर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यानी कि हम बहुपद को एक घाती या द्विघाती पढ़ने से पहले हमें चर और अचर समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम ज़्यादा चर और अचर को लंबा नहीं करेंगे, बस शॉर्ट में आपको बताएंगे जो कि आपको याद रह जाए। और इसी तरह आपको याद ही रखना है, 2 चीज़ होता है, चर और अचर। यानी कि चर अगर हम याद रखेंगे तो चर होगा ए से लेकर जेड तक, यानी ए से लेकर जेड तक जो अक्षर कहीं भी यूज हो जाएंगे, मतलब कि उस बहुपद के आधार पे, तो वो चर कहलाएंगे। हालांकि अभी आप बहुपद में देखेंगे तो ज़्यादातर यूज अक्स का होता है या तो वाई का होता है, कहीं कहीं यू का हो जाता है, कहीं कहीं भी का हो जाता है, कहीं कहीं अम का हो जाता है, और एन का। इसी 4 तरह के आप ज़्यादातर चर का यूज देखेंगे। और कहीं कहीं ए का उपयोग अचर में कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ए अक्स स्क्वायर है प्लस बी अक्स है प्लस सी है, तो आप यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। आप यहाँ देखिएगा कि अभी आप सोचेंगे कि अभी बताया गया है कि ए से ले से, अभी आप कन्फ्यूज यहाँ पे मत होइएगा। जैसे अभी आप सोचने लगेगा कि अभी बताया गया है कि ए से लेकर जेड तक जितने भी आते हैं वो चर कहलाते हैं, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि किस चीज़ में समीकरण बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ कौन सा चीज़ कॉमन है, जब देखिएगा यहाँ अक्स कॉमन है, यहाँ एक्स कॉमन है, यानी कि यहाँ पे ये अक्स और ये अक्स चर कहला जाएंगे, और बाकी ए बी सी अचर कहला जाएंगे। तो ये हम आपको बस अंदाज में याद रखने के लिए बताए हैं कि ए से जेड तक जो आएंगे वो चर में आएंगे, बाकी अचर में आएंगे। तो यहाँ पे उस तरह का बात नहीं होगा। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये जो ए है, बी है, सी है, ये तीनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या जो सब में है वो एक्स है। आप बोलिएगा कि ये दोनों में अक्स है, इसमें अक्स नहीं है, यहाँ पर भी अक्स है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको सी में भी अक्स है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि आप उस लेवल तक अभी नहीं पहुँचे हैं कि आपको छुपी हुई वस्तु दिखाई देने लगे। अभी हम आपको बताते हैं कि सी में अक्स कहाँ है। हम सी को लिख सकते हैं सी गुना 1, ये लिख सकते हैं, ये तो आप सबको पता होगा। जब हम सी को सी गुना 1 लिखेंगे तो सी का मतलब सी हो गया, और 1 का मतलब हो गया अक्स पर पावर 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सी को हम ये लिख सकते हैं सी गुना अक्स पर पावर 0, ठीक है ना। यानी कि ए के बाद अक्स पर पावर 2 था, बी के बाद अक्स पर पावर नहीं कुछ है तो एक छुपा हुआ रहता है। अगर किसी भी चर पे पावर कुछ नहीं है तो उस पर एक छुपा रहता है, तो यहाँ 1 हो गया। और यहाँ पे तो अक्स था ही नहीं, जब अक्स नहीं था तो उस पर पावर मेरा 0 है, ठीक है। इस तरह का बातें होती है। और अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है कि किस तरह की चीज़ें होती है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ए से लेकर जेड तक जो अक्षर आते हैं वो ए से लेकर जेड तक जो अक्षर आते हैं वो चर कहलाते हैं, और बाकी के जो बच्चे होते हैं यानी कि गिनती की संख्या, यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर अनंत तक जो आते हैं संख्या वो अचर कहलाते हैं। तो चर और अचर आप समझ लिए। आपको बस समीकरण में ये देखना है कि ज़्यादा कॉमन क्या है, जो ज़्यादा कॉमन रहेगा वही आपका चर कहलाएगा, बाकी अचर कहला जाएगा। तो अभी हम एक घाती बहुपद को देखते हैं।
एक घातीय बहुपद में हम देखेंगे कि इसका सबसे पहले 2-4 पॉइंट देखते हैं। सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र यानी कि एक घातीय बहुपद का सामान्य सूत्र ए अक्स होता है। बस कुछ नहीं, बस इतना सही आपको याद रखना है कि एक घातीय बहुपद का सामान्य सूत्र ए अक्स होता है। इसे हम रैखिक बहुपद भी बोलते हैं, याद रखिएगा, रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद को हम रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। इसका सामान्य सूत्र एक होता है इसका सामान्य सूत्र ए अक्स होता है, यानी कि वैसा बहुपद जिसके चर के यानी कि जिसमें चर हो और उसका अधिकतम घात 1 हो, यानी कि अक्स पे पावर अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, इसका घात 1 हो गया, इसीलिए ये जो है एक घातीय बहुपद कहलाया। अगला हम देखते हैं कि सामान्य सूत्र तो हम पता कर लिए, अब हम देखेंगे कि इसके शून्यकों की संख्या, यानी कि शून्यकों की संख्या, यानी कि अगर हम इस कह सकते हैं अगर हम इस बहुपद यानी कि एक घातीय बहुपद के शून्यक निकालेंगे तो शून्यक निकालने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको पूरा पद शून्यक हो जाए, यानी कि अक्स के कितने मान निकलेंगे, बस शून्यक निकालने का मान यही होता है कि अक्स के कितने मान निकलेंगे। तो यहाँ पे अक्स के सिर्फ और सिर्फ एक ही मान निकलेंगे, इसीलिए इनके शून्यकों की संख्या 1 होगी। ये बात ध्यान रखना है कि एक घातीय बहुपद के जो शून्यकों की संख्या होती है वो 1 ही होती है जो अक्स का मान होता है। शून्यकों की संख्या 2 होती है, यानी कि जब हम अक्स का मान यहाँ से निकालेंगे ना तो 2 बार अक्स का मान निकलेगा, यानी कि एक बार मान लीजिए कि अक्स का मान मेरा 6 निकल गया और एक बार मेरा अक्स का मान 8 निकल गया। इससे ज़्यादा द्विघाती बहुपद का अक्स का मान नहीं निकलेगा, इसीलिए इसके अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होती है। और वो जो होती है हम 1 को, यानी देखो यहाँ पे दोनों अक्स ही है, अगर हम दोनों को अक्स ही मानेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि हम ये पहला शून्यक बता रहे हैं या दूसरा शून्यक बता रहे हैं। इसीलिए हम पहले शून्यक को अल्फा मान लेते हैं और दूसरे शून्यक को हम बीटा मान लेते हैं, ताकि हम अल्फा बोलें तो पता चले पहला शून्यक है और बीटा बोलें तो पता चले दूसरा शून्यक है। तो इसके कुछ सूत्र हैं वो हम देख लेते हैं अभी, जैसे कि शून्यकों का योग, यानी कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं वे 2 शून्यक होते हैं, जैसे कि एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। तो दोनों का जब हम योग करेंगे तो किस आधार पे उसका रिजल्ट आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए यहाँ से यहाँ तक गणितीय रूप में लिखा हुआ है और यहाँ से लेके यहाँ तक हिंदी रूप में लिखा हुआ है। आप जब भी अपने बुक में प्रयोग कीजिएगा अल्फा प्लस बीटा का ही प्रयोग कीजिएगा, ताकि जहाँ भी आप अल्फा प्लस बीटा लिखे हुए देख लें तो आपको लगे कि ये जो बोल रहा है वो शून्यकों का योग बोल रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा को ही हम शून्यकों का योग कहते हैं। आप इतना बोलिए या इतना बोलिए, बात दोनों का एक ही है, दोनों का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र -b/a होता है, शून्यकों का योग का भी सूत्र -b/a ही होता है। अब हम आगे चलते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, यानी कि जब शून्यक है उनको गुना करने पे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा करने पे c/a आता है। हम देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो शून्यकों का गुणनफल हो गया। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ भी आ जाता है, इसको स्टार बना के आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यदि शून्यक दिया रहे, अगर आपका कहीं पे द्विघात बहुपद जो ये दिया रहे, इसका दिया रहे शून्यक, यानी कि इसका 2 शून्यक अल्फा और बीटा का मान दिया रहे, तो आपको बोलेगा कि शून्यकों का मान दिया हुआ है, आप शून्यक से बहुपद निकालें। तो आप क्या कीजिएगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा को देखेंगे, तो इस सूत्र से आप बहुपद को निकाल सकते हैं। कब? जब आपको अल्फा और बीटा का मान दिया रहे। तो दोस्तों अभी हमने द्विघात बहुपद को खत्म किया, यानी द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। अब हम बहुपद के बारे में जानेंगे, त्रिघात बहुपद। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ये 3 नंबर पॉइंट मेरा हो गया। त्रिघाती बहुपद का आधार यह होता है कि उसमें अधिकतम घातों की संख्या 3 होती है।
ठीक है ना। यानी कि त्रिघाती बहुपद हम उसे कहते हैं जिसमें घातों की संख्या अधिकतम 3 होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इसका समान सूत्र ये नहीं होगा, इसका समान सूत्र इस द्विघाती बहुपद को हम, सॉरी इसको त्रिघाती नहीं, बहुपद घात के आधार पर हाँ सॉरी, यहाँ छोड़ दीजिए इसको। अभी हमने द्विघाती बहुपद के बारे में पढ़ा, अभी हम बात करने वाले हैं त्रिघाती बहुपद के बारे में। अभी हम द्विघाती बहुपद के बारे में पढ़े, अब हम बात करेंगे त्रिघाती बहुपद के बारे में। तो यानी हम देखेंगे कि सबसे पहले त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद का सामान्य सूत्र होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। चूँकि त्रिघाती बहुपद है इसलिए इसको हल करने पर x का मान 3 बार आएगा, इसीलिए शून्यकों की जो संख्या होंगी वो 3 होंगी, यानी कि शून्यकों की संख्या 3 होगी। और वे 3 कौन कौन से होंगे यहाँ पे हम देख लेंगे, एक अल्फ़ा आ जाएगा, एक बीटा आ जाएगा, एक मेरा गामा आ जाएगा। यानी कि त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 है। अब हम बात करने वाले हैं 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग। यानी कि अगर हम शून्यक को 2-2 करके गुना करेंगे फिर उसके बाद उसको जोड़ेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो c/a आएगा। यानी कि 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग, या तो आप हिंदी में बोल सकते हैं या फिर इसके बदले में आप अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बोल सकते हैं। इसका मतलब c/a होता है। फिर हम आगे का देखेंगे शून्यकों का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। फिर देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। फिर अगला पॉइंट दिया गया है कि यदि शून्यक दिया रहे तो त्रिघाती बहुपद निकालने का सूत्र। यानी हम कह सकते हैं कि यदि त्रिघाती बहुपद का 3 शून्यक अल्फ़ा बीटा और गामा दिया रहे तो आपको अगर त्रिघाती बहुपद निकालने कहा जाए तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी कि x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। इस तरह से त्रिघाती बहुपद